बिमला जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा एक प्राइवेट नौकरी करता था और छोटा बेटा एक सरकारी अफसर था। बिमला जी और उनके पति की नज़र में उनका बड़ा बेटा किसी लायक नहीं था और छोटा बेटा लायक था, क्योंकि उसने एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी, वो भी ऊंची रैंक की। इसलिए जिस दिन से दोनों बेटों की नौकरी लगी थी, बिमला जी और उनके पति का झुकाव अपने छोटे बेटे की ओर ज्यादा हो गया था। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि उनका छोटा बेटा ही उनके काम आएगा, बड़ा बेटा तो किसी लायक नहीं है। उन्हें इस बात पर थोड़ी भी शर्म नहीं आती थी। खुल्लम खुल्ला दोनों बेटों में वो भेदभाव करते थे। बिमला देवी और उनके पति हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे बेटे की तारीफ में लगे रहते। वो जहाँ भी जाते या जो कोई भी उनके घर आता है, हर वक्त बस छोटे बेटे का गुणगान करते रहते हैं। बड़े बेटे का कभी जिक्र भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी बोल देते थे कि आप लोगों की बातों से साफ पता चलता है कि आप लोगों का झुकाव छोटे बेटे की तरफ ज़्यादा है। ये गलत है। जब आपके दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर प्यार दीजिए। दोनों अपना कमा रहे हैं। आप ये सोचिए कि दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, पर उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिमला देवी और उनके पति अपने छोटे बेटे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे, उन्हें लगता था बस छोटे बेटे की शादी ही पहले कर दिया जाए, क्योंकि छोटा बेटा बहू ही उन्हें स्वर्ग के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी अफसर जो है, और बड़ा बेटा तो उनकी नज़र में वैसे भी कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ समाज के नियम कानून, कुछ रिश्तेदारों के दबाव के कारण उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की। बड़ा बेटा हर मामले में छोटे बेटे से 20 था। देखने सुनने में वो छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। रंग भी उसका छोटे बेटे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गोरा था। बात व्यवहार में भी छोटा भाई उसके आगे नहीं टिकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी और बदतमीज था। बड़ा बेटा भले ही एक प्राइवेट नौकरी करता था, पर ऐसा नहीं था कि उसके तनख्वाह कम थी। ये बस बाप माँ का वहम था। हाँ, ये ज़रूर था कि छोटा बेटा सरकारी अफसर था तो उसकी तनख्वाह उनके बड़े बेटे से ज़्यादा थी और रोब भी ज़्यादा था, और इसी बात का माँ बाप को घमंड हो गया था। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि उनका छोटा बेटा कितना बदतमीज़ होता जा रहा है और साथ ही साथ चरित्रहीन भी होता जा रहा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनका छोटा बेटा जहाँ रहता है वहाँ उसने एक नौकरानी रखी हुई है, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध है। खैर, उन्होंने बड़े बेटे की शादी कर दी और बड़ी बहू के रूप में सुनीता उनके घर में आई। सुनीता भी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, पर उसके सास ससुर की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जब उनके लिए तो उनका बेटा ही मायने नहीं रखता था तो बहू की क्या हैसियत थी। और ये बात उसकी समझ में कुछ दिनों में ही आ गई। दोनों भाई एक ही शहर में नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी छोटा भाई कभी बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, जो कि उसे पता था कि उसके बड़े भाई को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा भाई उसकी तरह बदतमीज नहीं था। शादी के बाद जब तक सुनीता ससुराल में रही, उसने देखा दिन भर उसके सास ससुर बस अपने छोटे बेटे का रग अलापते रहते हैं। कभी बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलते, ना ही बड़ी बहू के बारे में। उसके सास ससुर हर वक्त बोलते रहते थे, बस जब जल्दी से छोटी बहू आ जाए तो हम गंगा नहा लें। हमारी छोटी बहू तो हमें पलकों पर बिठा के रखेगी, और पता नहीं क्या क्या जो अभी आई भी नहीं थी उसके गुणगान किए करते थे, और जो घर में उनके सामने आ चुकी थी उसकी कोई कद्र नहीं, बल्कि हर वक्त उसका अपमान किया जाता था। सुनीता शादी के बाद करीब 2 महीना तक अपने ससुराल में रही, लेकिन सास ससुर का व्यवहार बहुत ही खराब था। उसे ताने मारते थे और उसके पति की बेइज्जती भी करते थे, जो कि सुनीता को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं था।
कभी कभी वो भी पलट कर जवाब दे दिया करती थी। खैर 2 महीने के बाद वो अपने पति के पास चली गई और इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसका पति स्वभाव का बहुत ही अच्छा था और उसका बहुत ख्याल रखता था और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सुनीता की शादी के बाद उसके सास ससुर अपने छोटे बेटे शादी के लिए लड़की खोजने लगे। उनके हिसाब से तो उनका छोटा बेटा हीरा था, तो उसके लिए हीरा बहू ही चाहिए थी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो और साथ ही बहुत सारा दहेज भी लेकर आए। इस तरह से बड़े बेटे की शादी को लगभग 5 साल बीत गए, लेकिन उसके माँ बाप को छोटी बहू नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्हें अपने हीरे बेटे के लिए कोई लड़की पसंद आ ही नहीं रही थी। आखिरकार जब उन्हें ऐसा लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि उनका हीरा कोयला में बदल जाए, तो उन्होंने समझौता करके एक जगह शादी कर ही ली और छोटी बहू घर में आ गई। और आते ही उसने जान लिया कि वो और उसका पति सास ससुर के लिए सब कुछ है। छोटी बहू नताशा ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आप तो वो जो चाहेगी वही इस घर में होगा, क्योंकि सास ससुर तो उसके पति के गुलाम हैं और सिर्फ उसके पति के बारे में ही सोचते हैं। इधर बड़ी बहू सुनीता इतने दिनों में ये जान चुकी थी कि उसके देवर का अपनी नौकरानी के साथ नाजायज संबंध है और सोचती थी जब उसकी बीवी आएगी तो क्या तमाशा होगा। लेकिन उसे क्या, जब सब अपने अपने में मस्त थे तो उसने भी सोचा वो जाने और उसका काम जाने। बड़े बेटा बहू कभी कभी माँ बाप के पास जाते थे तो उनका एक हफ्ता भी रहना माँ बाप को भारी लगने लगता था, इसीलिए उन्होंने घर जाना भी काफी कम कर रखा था। छोटे बेटे बहू की शादी के बाद माँ बाप ने सोचा कि अब हम जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। दोनों बेटे क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं तो क्यों ना हम लोग भी वही शिफ्ट हो जाए। अभी तक दोनों बेटे ने अपना घर नहीं खरीदा था। माँ बाप ने ये सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, इस घर में ताला लगाकर छोड़ देते हैं, कभी कभार आया करेंगे और कुछ खेत बेचकर एक बड़ा घर ले लेते हैं जिसमें तीनों साथ में रह लेंगे। उसके बाद सुनीता के सास ससुर ने कुछ खेत बेचे और एक बहुत बड़ा घर उस शहर में ले लिया जहाँ उनके दोनों बेटे रहते थे, और फिर वो और उनके दोनों बेटे बहू एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। अब एक घर में रहना था तो वाद विवाद होना ही था। अब सुमन और उसकी देवरानी में अक्सर वाद विवाद हो जाता था, क्योंकि सास का झुकाव छोटी बहू की ओर ज़्यादा था और सास ससुर उसी का साथ देते थे, तो सुनीता अकेली पड़ जाती थी। सुनीता का एक बेटा भी था जिसे देखना होता था और सास ससुर चाहते थे कि सुनीता घर भी संभाल ले, जो कि संभव नहीं था। सुनीता ने बोली, इसे तो अच्छा हम अकेले रहते थे, इतनी टेंशन तो नहीं थी। तो सास ससुर ने बोला, क्यों नहीं, जाओ अकेले रहो, कोई जिम्मेदारी मत लो। सुनीता ने बोली, जिम्मेदारी मैं नहीं लेती या आप लोग नहीं लेते, क्या कभी अपने पोते को 2 मिनट के लिए भी खिलाया है? देवरानी भी हर वक्त सुनीता के ऊपर हावी रहती थी, क्योंकि सास ससुर उसके साथ रहते थे। और इसके कुछ वक्त के बाद देवरानी भी गर्भवती हो गई। जब से देवरानी गर्भवती हुई, उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, इसीलिए सुनीता की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और सुनीता को ये बात भी समझ में आ चुका था कि सास ससुर ने जानबूझकर एक घर में दोनों को रखा है ताकि उनकी छोटी बहू की खातिरदारी की जा सके, क्योंकि जब सुनीता गर्भवती थी तब तो किसी ने उसे पूछा भी नहीं था, उसके माता पिता ने ही सब कुछ किया था। और अब जब छोटी बहू गर्भवती है तो उसे सिर पर बिठा कर रखा जा रहा है और उसकी नौकरगिरी करने के लिए सुनीता तो थी ही। सुनीता को ये सब सोचकर बहुत गुस्सा आता था। खैर, जब से छोटी बहू गर्भवती हुई थी उसका पति घर पर कम वक्त ही बिताता था और अपनी नौकरानी के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था, जिसको कि उसने एक अलग घर में रखा था। छोटी बहू को शक होने लगा और एक दिन उसे पता चल गया कि उसके पति का उसके नौकरानी के साथ नाजायज संबंध है,
जो कि बड़ी बहू पहले से ही जानती थी और उसके सास ससुर भी जानते थे। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसने अपने माता पिता को बुला लिया और काफ़ी तमाशा हुआ। उसके माता पिता ने 2-4 बातें बड़े बेटे को भी सुना दी। तो सुनीता बहुत जोर से बोली, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति को कुछ बोलने की? आपका दामाद क्या करता है ये आप, आपके बेटी, दामाद और आपके समधी जाने। हमें इसमें कोई लेना देना नहीं, समझे? आपका दामाद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे पता नहीं क्या सही या क्या गलत, और ना ही हमसे वो सब कुछ बता कर करता है, ना ही हमने उसका ठेका लिया रखा हुआ है। कोई भाई किसी भाई की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होता। वो तो हमसे बात तक नहीं करता। तो खबरदार, जो अपने दामाद की बदतमीजी के लिए मेरे पति को कुछ बोला। क्या मेरे पति से पूछकर अपने अपनी बेटी की शादी की थी? और अब तक तो आपकी बेटी बहुत महारानी बनी फिरती थी। अपने पति के रौब में वो क्या हुआ? खैर, जैसे तैसे करके वो मामला नौकरानी को कुछ पैसे देकर खत्म किया गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी सास ससुर की नज़र में छोटा बेटा बहू हीरा थे, और ऊपर से वो गर्भवती थी। उनके कुल का असली वारिस जो आने वाला था, क्योंकि बड़े बेटे बहू की औलाद तो उनके लिए कोई मायने रखती नहीं थी। ऊपर से सुनीता घर की नौकरानी बन चुकी थी, क्योंकि छोटी बहू को तो दिन भर आराम करना होता था। ऊपर से सास ससुर के ताने भी। सुनीता को भी अपना घर परिवार और बच्चा देखना पड़ता था। इसीलिए सुनीता ने बोली, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहूँगी। सुनीता की सास ने बोली, ठीक है तो फिर जा और रह किराए के घर में। सुनीता बोली, अरे बा, मैं किराए के घर में क्यों रहूंगी? ये घर क्या किसी के पैसों से खरीदा गया है? जी नहीं, ये घर पुश्तैनी खेतों को बेचकर खरीदा गया है, जिसमें मेरे और मेरे पति का भी बराबर का हिस्सा है। बहुत सुन ली आप लोगों की बकवास, अब और नहीं। इस घर में 2 फ्लोर है। एक फ्लोर अपने किराए पर लगा रखा है। मैं कल ही उसे खाली करवाती हूँ और मेरा परिवार उसमें रहेगा। तो सुनीता की देवरानी चिल्लाने लगी, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर पर कब्जा कर लोगी? तो सुनीता ने बोली, क्यों, दूसरा फ्लोर तो तुम्हारा है ना, क्या पूरा घर तुम ही रखोगी? सुनीता की सास ने बोली, ऐसे कैसे तुम एक फ्लोर ले लोगी मेरे रहते? अभी इस घर के मालकिन मैं हूँ। तो सुनीता ने बोली, आप इस गुमान में मत रहिएगा कि अब तक आपकी बकवास सुनी तो आगे भी सुनती रहूंगी। हाँ, पहले जिस घर में मैं रहती थी वो आप लोगों का बनाया हुआ था, उस पर आप लोगों का हक था, पर ये आपने पुश्तैनी खेत को बेच कर लिया है, और भले ही अपने नाम पर लिया है फिर भी हम लोगों का बराबर का हक है। देखते हैं आप कैसे हमें यहाँ से निकाल देती है। मैं किसी किराए के घर पर नहीं जाने वाली। भगवान से डरिए, 2 बेटों में इतना भेदभाव, कल को भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग? सुनीता ने जब से घर के नीचे वाले फ्लोर में रहने की बात की थी तब से घर में बहुत हंगामा मचा हुआ था। सुनीता के पति ने बोला, चलो हम फिर से किराए के घर में चलते हैं। सुनीता बोली, नहीं, हर बार हमने अपना हक छोड़ा है और अब और नहीं। जितना हक तुम्हारे भाई का है उतना ही तुम्हारा भी है, पर तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुमने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। पर अब ये सोचा कि तुम्हारा एक बेटा भी है, अपना हक को तुमने खोया ही है। क्या अपने बेटे का हक भी तुम छोड़ोगे और तुम्हारे छोटे भाई के बच्चे ऐश करे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सुनीता के सास ससुर को समझ में आ चुका था कि सुनीता अब झुकने वाली नहीं है और अपना हक लेकर रहेगी। सुनीता की देवरानी बोली, और मम्मी पापा, उनको मेरे सर पर डाल जाओगी? क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? तो सुनीता बोली, बिल्कुल नहीं, मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। मैं कभी भी नहीं बोल रही कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें मम्मी पापा की ज़रूरत है, तो तुम उन्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ नहीं आने दोगी।
और उसके बाद तुम्हारा बच्चा होगा तो कम से कम जब तक वो 5-6 साल का नहीं होगा तब तक तुम्हें मम्मी पापा की ज़रूरत रहेगी। तब तक भी तुम उन्हें मेरे पास आने नहीं दोगी, लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी और तुम हमेशा के लिए उन्हें मेरे पास छोड़ दोगे। लेकिन ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनीता ने बोली, आप लोग चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं आपके छोटे बेटे और बहू के जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। मेरी जिम्मेदारी किसने उठाई थी गर्भावस्था में? किसी ने नहीं। और मैं आपका बड़ा बेटा नहीं हूँ जो आपके हर अत्याचार को सहती रहो। सुनीता के सास ससुर ने बोला, नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और देवरानी ने भी बोली, जी नहीं, मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। सुनीता ने बोली, तो मुझे पता ही है, मम्मी पापा तो इस गुमान में है कि तुम और देवर जी जिंदगी भर इन लोगों का ख्याल रखोगे, पर असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी। ज़रूरत खत्म होने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकल कर फेंक दोगे तुम लोग इनका सारा गुमान धरती पर आ गिरेगा। खैर, सुनीता अपने पति के साथ नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। उधर देवरानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सास ससुर के लिए उनके कुल का बारिश आ चुका था और वो दोनों उसके बच्चे को बहुत प्यार करते थे और सुनीता के बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कभी अगर सुनीता का बेटा ऊपर चला जाता है तो वो लोग तुरंत से नीचे भेज देते हैं और बोलते हैं कि तू उसके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि ये बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसके कपड़े और खिलौने बहुत महंगे हैं, तेरी औकात नहीं उसके साथ खेलने की। ये तो बहुत बड़े स्कूल में भी जाएगा। पैसों की बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ चुकी थी उस सुनीता देवरानी और माँ बाप को। ऐसा नहीं था कि सुनीता गरीब थी, उसका पति भी अच्छा खासा कमाता था और कोई कमी नहीं थी, पर हाँ, देव के जितनी कमाई नहीं थी। ये सब बातें सुनते सुनते सुनीता को एक दिन बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाया, खबरदार, जो अपने पैसों की गर्मी मेरे बेटे को दिखाई तो। मेरे बेटे को किसी बात की कोई कमी नहीं है, उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है और यदि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो अपने बेटे को पैसे ही खिलाओ। कैसे दादा दादी है आप लोग, शर्म नहीं आती दो पोते में भेदभाव करते हुए? क्योंकि अपने कर्म इतने बिगाड़ रहे हो कि मरने के बाद भी आप लोगों को मुक्ति ना मिले। भगवान से तो डरिए। लेकिन वो लोग पैसे के गुमान में इतने अंधे हो चुके थे कि उन लोगों को कुछ भी दिखाई ना दे रहा था और देवर देवरानी चालाक तो थे ही। उन लोगों ने इस बीच उसके चुपके से सास ससुर का पुराना वाला घर बेचवा दिया और उसके पैसों से इसी शहर में अपना एक और बड़ा घर ले लिया। देवर देवरानी सास ससुर को सुनीता के पास भेज देना चाहते थे, पर वो इतने चालाक थे कि उन्हें लगता था अभी इनके पास बैंक में अच्छे खासे पैसे हैं, पहले वो भी निकलवा लेते हैं, तभी इन्हें किनारे करेंगे। इसी लालच में उन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था और लगातार सुनीता और उसके पति के खिलाफ भड़काते भी रहते थे। सुनीता ने समझ लिया था कि सब कुछ होते हुए भी उसके सास ससुर हमेशा उसके पति और बच्चों के बेइज्जती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की आय देवर के जितनी नहीं है और अब वो पैसों का जवाब पैसों से देगी। और उसने कुछ काम करने की सोची क्योंकि उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि थी और शादी के पहले वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसने सोचा काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं नहीं पढ़ा सकूंगी। उसने अगल बगल के बच्चों से किताबें लेकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया जिसमें वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगी। शुरू में तो कुछ कम बच्चे आए और सास और देवरानी हंसती भी थी कि वो अब ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, देखते हैं कौन आता है इस जाहिल के पास।
लेकिन सुनीता इतना अच्छा पढ़ाती थी कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और 2 साल बीतते बीतते अच्छे खासे बच्चों की तादाद हो गई और सुनीता को घर में जगह कम पड़ने लगी। सुनीता ने पास में ही एक पूरी बिल्डिंग किराए पर ले ली और उसमें अपना कोचिंग सेंटर बना लिया, क्योंकि सुनीता का कोचिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। फिर जल्दी उसने वो पूरी बिल्डिंग खरीद ली और देखते ही देखते सुनीता का कोचिंग सेंटर उस शहर का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन चुका था। सुनीता ने काफ़ी सारे टीचर भी रख लिए थे। सुनीता के कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। सुनीता की दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की हो रही थी। सुनीता का पति भी अब अपनी नौकरी छोड़कर सुनीता के साथ उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो रह चुका था, क्योंकि सुनीता से अकेले वो नहीं संभल रहा था। सुनीता के सास ससुर और देवरानी ये सब देखकर काफ़ी जलबुन रहे थे। इसी तरह से लगभग 10 वर्ष बीत गए। सुनीता का बेटा अब दूसरे शहर के कॉलेज के हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। सुनीता का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और सुनीता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके देवर से कहीं ज़्यादा पैसे सुनीता के पास आ चुके थे। और ये बात सुनीता के सास ससुर और देवरानी को भी बहुत अच्छे से पता थी। सुनीता ने सास ससुर का गुमान तोड़ दिया था। उधर सुनीता के देवरानी अब तक सास ससुर को पूरी तरह से खाली कर चुके थे और अब उनके पास अपने छोटे बेटे बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। सुनीता के सास ससुर ने बोला, ये कैसी बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो सुनीता का देवर बेशर्मी से बोला, क्यों, क्या मैं आपका अकेला बेटा हूँ? एक बड़ा बेटा भी तो है आपका, उसके पास जाकर रहिए। क्या मैंने आप लोगों का ठेका ले रखा है जिंदगी भर रखने का? तो सुनीता के सास ससुर ने बोला, लेकिन उसके पास कैसे जाकर रहे हम लोग? हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, वो भी उससे छुपाकर। हमारे जितने बैंक बैलेंस है, हमारा घर, सब कुछ बेचकर तुम्हें दे दिया और अब तुम कह रहे हो कि हम बड़े बेटे के पास रहे? ये कैसे हो सकता है? जब सब कुछ तुम्हें दिया है तो वो भी बेईमानी से, तो अब रहेंगे भी तो तुम्हारे पास, है ना? क्योंकि तुम हमारे लाडले हो। हमने शुरू से तुम्हें ज़्यादा प्यार किया, आज तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? सुनीता की देवरानी बोली, अपनी ये फालतू की बकवास अपने पास रखिए। अब आप लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, आपकी सारी संपत्ति हमारे पास आ चुकी है। शरीर से आप लोग किसी लायक बचे नहीं हैं। आप हमारा क्या करेंगे? हमें आपका करना पड़ेगा। अब हम इतने पागल तो है नहीं कि अपने सर पर फालतू का बोझ लादे। इतने सालों तक आपको रख लिया, आप कुछ साल अपने बड़े बेटे बहू के पास जाकर रहिए और यहाँ वापस आने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये घर भी हमने अपने नाम करवा लिया है। आपके बड़े बेटे बहू ने नया घर ले लिया है, जाकर उनके साथ आराम से रहिए। उनके पास तो अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे हैं। सुनीता के सास ससुर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा तो उसने अपने बेटे से कहा, जाओ दादा दादी को अपने ताऊजी के घर छोड़ दो। और उनका बेटा खींचता हुआ दादा दादी को घर से बाहर ले गया। ये वही पोता था जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े पोते पर कभी ध्यान नहीं दिया था। आज उन्हें धक्का देकर अपने घर से ले जा रहा था। यही संस्कार मिले थे उसे, और मिलने ही थे क्योंकि उसके दादा दादी और माँ बाप ने ये संस्कार उसके अंदर डाले थे। और दूसरी तरफ सुनीता का बेटा था जो आज हर तरह से काबिल था और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। सुनीता के सास ससुर अब उसके घर आ चुके थे। सुनीता बोली, क्यों, जो मैंने बोला था वो सही निकला ना? आप उनके काम पर नहीं रहे तो हमारे पास फेंक दिया है ना? खैर कोई बात नहीं, हम लोग आपके छोटे बेटे बहू या आप लोगों जितने बुरे नहीं हैं। आप लोगों ने जो भी किया, पर हमारा फर्ज अपने माँ बाप की सेवा करना है।
तो अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन यदि ये सोचेंगे कि इससे मेरे मन में आप लोगों के लिए इज्जत आ जाएगी तो वो कभी नहीं होगा। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी लेते हैं। और सुनीता के सास ससुर वहाँ आराम से रहने लगे। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सुनीता को सारी बात बताई कि किस तरह से उनके छोटे बेटे बहू ने उनका सब कुछ हड़प लिया, सब अपने नाम करवा लिया। सुनीता ने बोली, ये सब आपके कर्मों का फल है। आपके मन में बेईमानी थी तभी तो ऐसा हुआ। उन लोगों ने हड़प नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने अपने बड़े बेटे बहू का हिस्सा हड़प कर उन लोगों के नाम कर दिया। आखिर उन लोगों ने कनपट्टी पर बंदूक रखवा कर तो सारे कागजात अपने नाम नहीं करवाए होंगे। आप लोगों ने अपनी मर्जी से किए होंगे। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि इस पर आपके बड़े बेटे बहू का भी बराबर का हक है। तो बेईमानी तो आप लोगों ने की, वो लोग तो दूसरे नंबर पर आते हैं। सुनीता के सास ससुर ने बोला, हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई है और हमने तुम लोगों के साथ नाइंसाफी की, पर अब हम अपने छोटे बेटे बहू को सबक सिखाना चाहते हैं। सुनीता ने बोली, वो आप जानिए, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन जो कुछ आप लोगों ने बेईमानी से उन लोगों के नाम कर दिया है उस पर मेरे परिवार का भी बराबर का हक है और मैं मेरे बेटे का हक छीनने नहीं दूंगी। भले ही आज मेरे पास बहुत संपत्ति है, फिर भी मेरे बेटे को उसका हक मिलेगा और वो मैं दिलवा कर रहूंगी। इसीलिए नहीं कि उन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके सारे पैसे लेकर आपको किनारे कर दिया, बल्कि इसीलिए कि उन लोगों ने मेरे बेटे का हक मारा है और मैं मेरे बेटे का हक दिलवा कर रखूंगी। कहकर सुनीता ने कुछ लोगों को फोन लगाया और कुछ समझाया और बोला, जल्द से जल्द मुझे सारे कागजात चाहिए। कुछ दिनों के बाद सुनीता ने सारे इंतजाम करके अपने देवर के घर की ओर रुख किया और वहां जाकर बोला, चुपचाप से जितनी संपत्ति और पैसे अकेले हड़प कर रखी है उसे वापस मम्मी पापा के नाम करो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। तो सुनीता के देवर ने अपना रोब दिखाया। अच्छा, आपको पता भी है मैं किस ओहदे पर काम करता हूँ? सुनीता बोली, हाँ, बहुत अच्छे से पता है और उसका पूरा इंतजाम करके आई हूँ। आज तक जितनी बेईमानियाँ की है अपने ओहदे पर रहते हुए और जितने लोगों से नाजायज तरीके से पैसे लिया है, लेकर उनका काम किया है और आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है, उन सब का हिसाब लेकर आई हूँ मैं। तो या तो सब कुछ वापस करो या तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। और हाँ, अब मेरी भी बहुत पहुँच हो चुकी है, इतना तुम्हें पता ही होगा, तो सोच लो क्या करना है। रीता ने अपने देवर के सामने कुछ कागजात रख दिए, जिन्हें देखकर देवर के चेहरे पर पसीना आने लगा और उसने चुपचाप से समझौता कर लेने में ही अपनी भलाई समझी। और जितना कुछ उसने अपने माँ बाप से बेईमानी से हड़पा था या माँ बाप ने जानबूझकर उसके नाम किया था, सब कुछ उसने कुछ दिनों में माँ बाप के नाम पर वापस कर दिया। अब सुनीता के पति ने अपने माँ बाप से बोला, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब वो सही वक्त आ चुका है। आप लोगों ने पूरा जीवन मेरे साथ नाइंसाफी की है, साथ ही साथ मेरे बीवी और बच्चों के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे आप लोगों के साथ।